हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ा था? पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो कौन कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। वैसे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रोमोलिक्यूल्स में इस चीज को कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। पहले दिया हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन से मोनोमर्स होते हैं? अमीनो एसिड्स, जो कि लिंक्ड होते हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड हमने बताया था ना आपको, किसमें? ये देखिए, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है, और ये जो बीच में दिखाया हुआ है ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है बच्चों। दोनों अमीनो एसिड्स का जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? वाटर। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नीट में आ सकता है क्वेश्चन, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, और इसी तरह से पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो भी डिहाइड्रेशन से बनता है। ठीक है, अब बात चलते हैं आगे। आगे बात आती है हमारी न्यूक्लिक एसिड की। क्या बात आती है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलकर के बना है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने आपको बताया था तीन चीजें होती हैं। एनपीएस, एनपीएस नाइट्रोजन बेस, ठीक है, फॉस्फेट एंड शुगर। तीन चीजें होती हैं ना न्यूक्लियोटाइड के अंदर, याद आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमें इस पैराग्राफ में दिया हुआ है बच्चों, वो हमें डीएनए की स्ट्रक्चर को बताया गया है थोड़ा सा। और वो स्ट्रक्चर किसने दी थी? वाटसन एंड ग्रीक ने दी थी। ठीक है, वाटसन एंड ग्रीक मॉडल के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आपको इसको हम थोड़ा फिगर से समझाते हैं। जो हमें यहाँ पर फिगर दी हुई है 9.5। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों इस फिगर में। ये हमारा नाइट्रोजन बेस है, ये हमारी शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है एक न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, समझ में आ रहा है? आराम से समझना है। ठीक है, गुआनिन जो है नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और शुगर है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? ये जो फॉस्फेट है ये इस शुगर के साथ, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ क्या बॉन्ड बना रहा है, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोक्सिल। जब फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। और यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, दोनों साइड्स के शुगर के साथ। ठीक है, दोनों साइड दोनों शुगर्स के साथ बना रहा है ना बॉन्ड। देखिए, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, तो दो बॉन्ड हो गए ना। तो इसको कहा गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पर ये लाइन दी हुई है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गई? दो शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। ठीक है, और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। और यहाँ दो बन रहे हैं तो डाई। डाई का मतलब दो। समझ में आ गई है? वापिस आते हैं हम फिगर पर। ठीक है, यहाँ एक बार एक लाइन ये भी देखिए, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड शुगर चेन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में आ चुका है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? बैकबोन, डीएनए की जो बैकबोन है वो किस चीज से बनी हुई होती है? शुगर फॉस्फेट शुगर से, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, आगे देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे भी बॉन्डिंग है। ठीक है,
ये दो स्टैंड होते हैं बच्चों, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसका ये पोर्शन डबल हेलिक्स का यहाँ पर शो किया गया है। डीएनए के जो स्टैंड हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखिए 5 और 3, 5 और 3, ठीक है, दोनों ही जो स्टैंड है वो एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसकी जो बैकबोन बनती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनती है, और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो इनके साथ अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, हेलिक्स के अंदर की तरफ, देखिए ये शो किया हुआ है, और वो भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो भी बॉन्ड बनाते हैं। अब वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसकी बात हमें यहाँ पर दी गई है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ, किसके साथ, थाइमीन के साथ, ANT, ठीक है, एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस है वो थाइमीन नाइट्रोजन बेस के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड में अटैच होता है, और जो हमारा ग्वानिन एंड साइटोसिन है, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। ये बात आप याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडेनिन जो है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा हमेशा, ठीक है, और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। बैकबोन किससे बन रही है डीएनए की, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, और बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो नाइट्रोजन बेसिस आपस में बना रही हैं। ये देखिए थाइमीन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो किया गया है इस फिगर में। फिगर अच्छे से करनी है, फिगर अच्छे से समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलें, बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है, ये हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में दिया हुआ है। जैसे जो एक टर्न होता है, एक स्टेप होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 36 डिग्री का, और एक पूरा टर्न लेने के लिए फुल कंप्लीट टर्न जो होता है हेलिकल का, ठीक है, यानी कि यहां से शुरू होकर के ऐसे पूरा घूम करके वापस यहीं पे आने का फुल टर्न, वो कितने बेस पेयर्स यूज करते हैं, कितने स्टेप्स में होता है, 10 बेस पेयर्स के स्टेप्स में, ठीक है। हमें पता है फुल टर्न कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है ना, और एक जो टर्न है वो 36 डिग्री का है, तो इनको डिवाइड करने पर 10 आता है, 10 बेस पेयर, इसको कंप्लीट करेंगे, इजी मैथमेटिक्स है, ठीक है, समझ में आ गई है। और यहां दिया हुआ है पिच वुड बी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। पिच का क्या मतलब, एक फुल टर्न की जो लेंथ है वो कितनी है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसके अंदर 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर के बीच की लाइन कितनी हो गई, 34 डिवाइड बाय 10, 3.4 हो गई, इजी मैथमेटिक्स है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमें इतनी सारी चीजें याद रखनी है, इजी बातें दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी फिगर्स पढ़ी है बच्चों वो बी डीएनए की पढ़ी है। आप कहेंगे सर हमने तो डीएनए ही सुना था, ये बी डीएनए क्या है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमें यहाँ पर नहीं पता करने अभी। हमने जो मोस्ट कॉमन डीएनए है, मोस्ट कॉमन डीएनए बी डीएनए पाया जाता है, और उसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गई है। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। इसमें ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ने के लिए, समझने के लिए इजी रहेगा आपको, ठीक है। टर्नओवर क्या होता है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोई भी बायोमोलिक्यूल है, वो लगातार चेंज होता रहता है, यानी कि ए जो है मान लीजिए बी में बदलता है, बी जो है सी में,
तो सी किसी और में। ऐसा नहीं है कि ए पहले से था, ए भी कहीं से बन करके आया है, डी से बनकर आया है या कहीं से, और डी भी कहीं से। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली बायोमोलिक्यूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये बात यहाँ दी गई है। और जो उनके बनने और टूटने की जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, उसको नाम दिया गया है मेटाबॉलिज्म। क्या नाम दिया गया है? मेटाबॉलिज्म। बायोमोलिक्यूल्स के बनने या टूटने की जो केमिकल रिएक्शन है, प्रोसेस है, उसको क्या नाम दिया गया है? मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गए हैं? ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आता है स्टेप्स। मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल प्रोडक्ट है और वो एक ही स्टेप में बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट बनता है और वो साइड बाय साइड चलती रहती हैं, ठीक है। और वो एक प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा स्टेप्स में भी जाकर के बन सकता है, काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वो स्टेप्स बनता है। उस पाथवे को, उस स्टेप्स की जो सीरीज है, उसको क्या कहा गया? मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि ए को बी में बदलने के लिए क्या पता 5 रिएक्शन से होकर के गुजरना पड़े। 5 केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या पता ए से बी बने। तो ए से बी बनने की जो 5 केमिकल रिएक्शंस हैं, वो इसकी मेटाबॉलिक पाथवे है। समझ में आ गई है? ठीक है। एक यहाँ है, ध्यान रखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, सभी कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगी। मतलब कैटालिस्ट के द्वारा ही होती हैं केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारे शरीर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कैटालिस्ट के द्वारा होती हैं। ठीक है। और जो प्रोटीन जो हैं कैटालिटिक पावर रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं? एंजाइम। जो प्रोटीन कैटालिटिक पावर रखते हैं, यानी कि रिएक्शन को तेज करने की पावर रखते हैं, स्पीड अप करने की, ठीक है, पावर रखते हैं, उनको क्या कहा गया है? एंजाइम कहा गया है। समझ में आ गया है? बिल्कुल इजी है, जनरल बातें हैं, हमने की हुई हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं इस बातों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की 2 प्रोसेसेस हमने आपको बताई थी, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एनाबॉलिक में क्या होता है? स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसके अंदर हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को शो कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर एनर्जी यूज होती है, ई से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, एनर्जी इसके अंदर यूज होती है। ये कौन सी प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। जब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? एनाबॉलिज्म। और जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी को बाहर निकालता है, एटीपी, या हम इसको ई से भी डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी को बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा गया है, पाथवे कहा गया है। जब इन दोनों ही पाथवेज को इकट्ठा करके हमने क्या कहा गया है? मेटाबॉलिज्म। क्या कहा गया है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ में आ गई है? मेटाबॉलिक पाथवे का यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने के लिए ना 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, स्टेप्स होती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने स्टेप आते हैं? 10 स्टेप आते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये आ सकता है। या ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने की प्रोसेस को कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, इजी है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, उसके बाद अरे ये बात तो हमने पढ़ी हुई है, एनर्जी करेंसी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी जो एनर्जी होती है, ये एटीपी कहाँ बनते हैं?
कहाँ बनते हैं सेल में, हमने थोड़े दिन पहले ही किया है बच्चों, याद कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है बच्चों एटीपी सिंथेसिस। क्या? एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहा गया था, याद आ गया है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट क्या है? यहाँ पर हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है, एक तो हमें ग्लूकोज की ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी होती है वो बताया गया है, 4.2 से लेकर के 6.1 तक होती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और क्या बताया गया है स्टडी स्टेट के बारे में? स्टडी स्टेट मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्थिर हो गया है। ठीक है, स्टडी स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि जो भी बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहती है। क्या रहती है? ऑलमोस्ट सेम रहती है। वही बात जैसे कि ए से बी बनता है और बी से सी बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी बढ़ गया है और ए और बी हम बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ए भी किसी से बन रहा है, डी से बन रहा है, डी किसी से बन रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बायोमोलिक्यूल की जो कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। ठीक है, कोई डेफिशिएंसी आ जाती है वो बात अलग होती है, लेकिन स्टडी स्टेट में ये सब चीजें इक्वल रहती हैं, कंसंट्रेशन सेम रहती हैं। ठीक है, और स्टडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कब हो जाता है? जब उनके अंदर प्रोसेस होना बंद हो जाए। फिजिक्स वाले क्या कहते हैं? फिजिक्स वाले कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम में आ गया है वो काम ही नहीं कर सकता, कैन नॉट परफॉर्म वर्क। जो इक्विलिब्रियम में आ गया है वो काम ही नहीं कर सकता। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हर टाइम काम करना पड़ता है ना बच्चों, काम करना पड़ेगा। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, नीट में पूछी जा सकती है, लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। काम करने के लिए उसे स्टडी स्टेट में रहना पड़ेगा और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना पड़ेगा। समझ में आ गई है? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कई बार हमने ध्यान दिया न हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ह्यूमन जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। स्टडी स्टेट में होते हैं लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। ठीक है, याद रखेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज यहाँ तक करेंगे बच्चों हम। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे हमने लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप हमें कोर्सेज का पता कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है या वीडियो आती है तो वो आपको मिल जाएगी, इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।